नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस क्लास को देख लेना लास्ट तक, क्योंकि प्यारे साथियों इस क्लास में हम करने वाले हैं कलाम कोचिंग क्लासेज, कलाम एकेडमी का जो फाइनल टेस्ट हुआ है पटवार एग्जाम के लिए नंबर 3 जो हुआ है वो आज हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फाइनल टेस्ट नंबर 3 को हम करने जा रहे हैं। जो भी साथी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहा है ये क्लास पूरी देख लेना। यहां से आपको लगभग क्वेश्चन इसी प्रकार या फिर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 45 नंबर क्वेश्चन तक किसके क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन तक हमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और प्यारे साथियों साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थापित निम्नलिखित शहरों का सही क्रम क्या है। यानी नीचे हमें शहर दे रखे हैं और हमें बताना है इनका सही क्रम। क्या बताना है दोस्तों, इनका सही क्रम हमें बताना है। 1 नंबर देखिए हमें क्या दे रखा है, जहां पनाह है। कौन सा शहर दे रखा है, जहां पनाह शहर दे रखा है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, MBT के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन से शहर की, जहां पनाह शहर की स्थापना की गई थी। और जहां पनाह का अर्थ क्या होता है, दुनिया का शरण स्थली भी इसका अर्थ होता है। जहां पनाह यानी पनाह दी जाती है, जहां पनाह किसके द्वारा स्थापित हुआ, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उसके बाद देखिए नंबर 2 पर हमें दे रखा है सीरी का किला, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर देखिए दीन पनाह है तो प्यारे विद्यार्थियों हुमायूं के द्वारा, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा स्थापित शहर है, हुमायूं के द्वारा स्थापित शहर है दीन पनाह। और इन्हीं की सीढ़ियों से गिरकर तो हुमायूं की क्या हुई थी, डेथ हुई थी ना दोस्तों। और लेनपुल ने क्या कहा था, ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए क्या हो गया, मर गया दोस्तों। किसके बारे में कहा था, हुमायूं के बारे में कहा। किसने कहा था, लेनपुल ने कहा था। तो उसके बाद देखिए कोटला फिरोज शाह, और इस शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने, अपटी कह दीजिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी इस शहर की स्थापना। तो देखिए इनमें सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले यहां पर आता है हमारा खिलजी वंश, जो आते हैं अलाउद्दीन खिलजी वंश के यहां पर आ जाएंगे। तो पहले आएगा हमारा 2 नंबर, पहले क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। और खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश में पहले कौन आता है, MBT। इसे और क्या, जोना खां भी कहते हैं ना, जोना खां। इसका बचपन का नाम तो जोना ही खां था ना, ये शासक बना था तब इसका नाम क्या हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। तो फिर आ जाएगा हमारा 1 नंबर। उसके बाद यहां पर तुगलक वंश में कौन आते हैं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जिसने क्या बसाया था, कोटला फिरोज शाह बसाया था, उसकी स्थापना की थी। यानी फिर हमारा 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद मुगल काल आता है और मुगल काल में पहले बाबर है और फिर आता है हुमायूं, यानी 3 नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। 3 नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसमें हमें 2 1 4 3 दे रखा हो। क्या दे रखा हो, 2 1 4 3 दे रखा हो दोस्तों। तो वो हमारा कूट कौन सा हो जाएगा, देखिए 2 पहले ऑप्शन में देखिए 2
एक है क्या नहीं है, दो है क्या नहीं है, दो है क्या नहीं है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन। जी हां दोस्तों, डेंजर ही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी, तो क्योंकि यहां तक अधिकतर बहुत बच्चे पहुंच ही नहीं पाते ऑप्शन नंबर डी तक है, तो ये डेंजर ऑप्शन कहा जाता है इस ऑप्शन को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर है राइट आंसर है हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक दूत के रूप में, कौन एक दूत के रूप में मेवाड़ के राणा उदय सिंह के दरबार में नहीं गए, मेवाड़ के राणा उदय सिंह के दरबार में नहीं गए थे, यह हमें बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखिए भारमल हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी भगवंत दास हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दे रखा है, मान सिंह दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है टोडरमल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी चुलबुल पांडे। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कौन सा ऑप्शन है हमारा, चुलबुल पांडे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह है, जो राणा उदय सिंह के दरबार में नहीं गए थे। कौन नहीं गए थे, मान सिंह नहीं गए थे, भारमल भी गए थे, भगवंत दास भी गए थे, टोडरमल भी गए थे दोस्तों, टोडरमल भी गए थे। ये भी आपको याद है होना चाहिए, ये भी आपको याद है होना चाहिए दोस्तों, कौन कौन गए थे ये भी आपको याद होना चाहिए। चलें क्या नेक्स्ट पर, और महाराणा प्रताप है, उनको उनको कहते हैं ना संधि के लिए कौन कौन गए थे, महाराणा प्रताप से संधि के लिए जमा भट्टो, जमा भट्टो आ जाएगा, जमा भट्टो यहां पर हमारा आ जाएगा। जैसे जलाल खां सबसे पहले गए थे, उसके बाद मान सिंह गए थे, उसके बाद भगवंत दास गए थे, उसके बाद टोडरमल गए थे, यानी ये भी आपको याद होना चाहिए कि महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, कि महाराणा प्रताप को जाकर क्या कहते थे, हमसे संधि कर लीजिए, हमें युद्ध नहीं करना, तो महाराणा प्रताप एक ही जवाब देते थे कि मैं यहां पर क्या नहीं करूंगा, शीश को नहीं झुकने दूंगा, न मेवाड़ की धरती को झुकने दूंगा दोस्तों, ये जवाब मिलता था। यानी जमा भट्टो यानी जलाल खां, मान सिंह, यहां पर भगवंत दास और टोडरमल, ये इनको क्या गए थे, यहां पर महाराणा प्रताप से संधि के लिए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्रम में है ये जमा भट्टो, क्रम में सबसे पहले यहां पर जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, और यहां पर फिर लास्ट में टोडरमल जाते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में कौन सा विभाजित था ये हमें बताना है दोस्तों। तो कौन सा था, क्या लोथल था, या धोलावीरा था, या हड़प्पा था, या फिर रंगपुर था, तो इसका आंसर आ जाएगा धोलावीरा, धोलावीरा। और ये तीसरा भाग कौन सा था, जिसको कहा जाता था मध्यमा, क्या कहा जाता था, मध्यमा कहा जाता था। आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें एक स्थल को, एक भाग को मध्यमा कहा जाता था, धोलावीरा में कहा जाता था। बाकी सभी में तो पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, जो ऊंचा टीला है वो मिला है, या नीचा टीला है वो मिला है, लेकिन इसमें एक स्थल मध्यमा भी मिला है दोस्तों, यानी 3 भागों में विभाजित है। कौन सा, धोलावीरा। कौन सा हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 हमें दे रखा है त्रिपिटक का संबंध है, क्या है, और त्रिपिटक का क्या हो जाएगा, हमें संबंध बताना है, क्या बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, वैष्णव धर्म से है, या शैव धर्म से है, कौन से धर्म से हो जाएगा। तो त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन से 3 पिटक है, एक तो है विनय पिटक, कौन सा हो जाएगा, एक तो विनय पिटक हो जाएगा, एक हमारा सूत्र पिटक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सूत्र पिटक हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, अभिधम पिटक, कौन सा, अभिधम पिटक। ये 3 प्रकार के क्या है पिटक, किसमें, बौद्ध धर्म में, किसमें है दोस्तों, बौद्ध धर्म में। और इन तीनों पिटकों की भाषा कौन सी, अगर भाषा अगर आपसे पूछ ले कि त्रिपिटक का संबंध कौन सी भाषा से है, तो पाली भाषा से है। कौन सी भाषा से है, पाली भाषा से है। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसकी कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कौन कौन सी हुई थी दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ,
सर ये क्या मजाक है। जी हाँ दोस्तों, यही तो है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। पहली कब होती है दोस्तों? पहली होती है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व होती है। उसके बाद कब होती है? 383 ईसा पूर्व होती है। उसके बाद होती है 255 ईसा पूर्व होती है। और उसके बाद आती है प्रथम शताब्दी में। कब आती है? प्रथम शताब्दी में होती है। पहली शताब्दी यानी पहली जो हुई थी ना दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई। दूसरी कहां पर होती है? दूसरी कहां पर होती है? वैशाली में होती है। कहां पर होती है? दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर? वैशाली में आयोजित की जाती है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। कहां पर है? पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी बौद्ध संगीति कहां पर होती है? कुंडलवन में होती है। कहां पर होती है? कुंडलवन में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति की यहां पर किसके शासनकाल में हुई? तो ए के इस प्रकार याद रख सकते हो। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हो जाएगी। अगर आपको पूछे इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति के, तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो बड़ा होगा वही आएगा ना सबसे पहले, यानी महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप प्रथम पीढ़ी के। प्रथम पीढ़ी नहीं दोस्तों, कंप्यूटर वाला आ गया ये तो, क्योंकि कल आपको मैंने कंप्यूटर करवाया था दोस्तों। क्या करवाया था? कंप्यूटर कल आपको मैंने करवाया था। कंप्यूटर कल आपको मैंने करवाया था दोस्तों, और उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। क्या करवाए थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे दोस्तों, बड़े शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से। पटवारी एग्जाम में किस प्रकार आए थे, ग्राम सेवक के एग्जाम में किस प्रकार आए, राजस्थान पुलिस, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, ये मैंने आपको कराए थे। तो यहां पर देखिए, पहली यहां पर बौद्ध संगीति के महाकश्यप है। उसके बाद कौन? सब के सब आ जाएंगे, यानी सबा कामी। सबसे पहले तो जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, यानी महान आएगा, यानी महाकश्यप। और उसके बाद सब के सब आ जाएंगे, यानी सबा कामी आ जाएंगे। और उसके बाद कौन आ जाएगा? मोगलीपुत आ जाएगा, मोगलीपुत। और मोगलीपुत कहां पर प्यारे साथियों? वो देखा ही होगा मोगली वाला नाटक, तो आपने जंगल में रहता था, मोगली जंगल में रहता था। यानी पहले तो जो बड़े लोग हैं वो आएंगे, उसके बाद सब के सब आ जाएंगे, फिर जंगल वाले यानी मोगलीपुत आ जाएगा। और उसके बाद प्यारे साथियों यहां पर कौन हो जाएंगे? वसुमित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वसुमित्र। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जितनी व्याख्या मैंने यहां पर आपको बताई है। इससे पहले एक और क्वेश्चन हमने किया था दोस्तों, यहां पर देखिए, ये भी हमने किया था कि तीन जो भागों में बंटा है, कौन सा? धोलावीरा बंटा है, धोलावीरा बंटा है। इसकी व्याख्या मैंने नहीं बताई दोस्तों, तो चलिए इसकी भी व्याख्या मैं साथ के साथ और बता देता हूं, सभ्यताओं के बारे में भी। धोलावीरा है कौन से स्टेट में? तो धोलावीरा पड़ता है गुजरात में। कहां पर है? धोलावीरा है दोस्तों, कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। रंगपुर कहां पर है? रंगपुर भी हमारा कहां पर हो जाएगा? रंगपुर भी कहां पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। रंगपुर भी कहां पर है? गुजरात में हो जाएगा। लोथल कहां पर हो जाएगा? लोथल भी गुजरात में हो जाएगा, लोथल भी गुजरात में हो जाएगा। और ये भी कहां? ये हड़प्पा कहां पर हो जाएगा? पंजाब। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला, यानी पाक में हो जाएगा। अब आपसे नदी भी पूछ सकता है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। धोलावीरा अगर आपसे पूछे कौन सी नदी के किनारे, तो लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे धोलावीरा आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे रंगपुर है, क्या पूछे? रंगपुर, तो रंगपुर कौन सी नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे आ जाएगा। कौन सी? माडर या मादर नदी के किनारे आ जाएगा। कौन सा? रंगपुर। अब बात आती है कि इनकी खोज किसने की, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। दयाराम साहनी के द्वारा होती है, दयाराम साहनी के द्वारा होती है। लोथल की हम बात करें तो लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल
लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और धोलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई? धोलावीरा की खोज की गई थी जेपी जोशी के द्वारा धोलावीरा की खोज की गई। और रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई? रंगपुर की खोज की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ, ये ना रंगनाथ, रंगपुर रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये आपको इस प्रकार इनकी व्याख्या भी आनी चाहिए दोस्तों। क्या आनी चाहिए? आपको इनकी व्याख्या भी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कि स्थानीय बंदोबस्त के जनक कौन थे? स्थानीय बंदोबस्त के जनक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, करवा रखा है आपको, क्योंकि इससे पहले हमने सीसीआई कोचिंग के टेस्ट कर रखे हैं, उनमें कराया होगा, या फिर कलाम कोचिंग क्लासेज के जब हमने माइनर किए थे उनमें कराया होगा। अब तक हम 14 मॉडल पेपर कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, 14 मॉडल पेपर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है पटवारी एग्जाम के लिए, जाकर देख लीजिए बस फटाफट क्लासें। इसी प्रकार सिलेबस पर आधारित, चाहे सीसीआई कोचिंग के हो मॉडल पेपर है, चाहे कलाम कोचिंग क्लासेज का माइनर हो, चाहे मेजर हो, चाहे प्यारे साथियों फाइनल हो, कर रखे हमने। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन हो जाएंगे? तो यहां पर कार्नवालिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्नवालिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्या है क्वेश्चन नंबर 51? देखिए 1839 में, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए? क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। 1839 में अगर एग्जाम में पूछ ले आगे आने वाले एग्जामों में कि 1839 से संबंधित, तो देखिए 1839 से संबंधित क्या है? तत्वबोधनी सभा की स्थापना। तो एग्जाम में यह भी तो आ सकता है ना कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यहां आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि कब हुई थी तत्वबोधनी सभा की स्थापना। तो 1839 में हुई थी। 1839 में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। किनके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना की गई? देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा यह की गई थी तत्वबोधनी सभा की स्थापना। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र से कौन सी उपाधि वापस ले ली थी? आचार्य की उपाधि वापस ले ली थी दोस्तों। कौन सी उपाधि? आचार्य की उपाधि वापस ले ली थी। किन्होंने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और चलिए, और इन यहां पर क्या है, 2 भागों में बंट जाता है। कौन सा समाज बंटता है प्यारे साथियों? 2 भागों में। यहां पर 2 भागों में कौन सा समाज बंट जाता है, यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि 2 भागों में बंट गया था। तो कौन सा था वो था हमारा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो चलाया गया था, कौन सा? ब्रह्म समाज। कौन सा समाज है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी ना। तो ये आगे चलकर 2 भागों में बंट जाता है। एक के तो कौन हो जाते हैं? एक के यहां पर कहते हैं ना कार्यभार किसने संभाला? तो एक का तो संभाला था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, लेकिन जो साधारण ब्रह्म समाज था ना दोस्तों, जो साधारण ब्रह्म समाज था, जो भारतीय ब्रह्म समाज था, वो संभाला था किसने दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन ने। आदि ब्रह्म समाज किसने? आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज, आगे चलकर ब्रह्म समाज 2 भागों में बनता है। एक तो आदि ब्रह्म समाज है और एक बनता है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के तो कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, जिन्होंने क्या स्थापना की। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में नेतृत्व किया था। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। एग्जाम में आता है, क्रम जचाना आता है, तो 1942 है। 1942 हमें क्या पूछा? उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था वीर लखन नायक के द्वारा। किसने किया था? वीर लखन नायक के द्वारा किया गया था उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था, ये हमें बताना है। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू होता है? 1919 में होता है। कब होता है? 1919 में होता है। और ये कौन सा था? ये था मार्ले मिंटो। कौन सा था प्यारे साथियों? मार्ले मिंटो था। मार्ले मिंटो हो जाएगा 1909 वाला, जिसमें क्या किया गया था? मुस्लिम के लिए क्या किया गया था? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया गया था। 1919 में क्या किया गया? 1919 में दलितों के लिए पृथक से निर्वाचन किया गया और प्रांतों में क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है 1935 का, और 1935 में प्रांतों को तो क्या दे दी गई दोस्तों? प्रांतों को तो दे दी गई स्वायत्तता। क्या दे दी गई? स्वायत्तता दे दी गई थी। प्रांतों को तो स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन केंद्र में क्या कर दिया? द्वैत शासन लागू कर दिया। केंद्र में क्या कर दिया? द्वैत शासन शुरू कर दिया। केंद्र में क्या कर दिया? द्वैत शासन शुरू कर दिया था 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि राजस्थान में मोती खां शीतल प्रसाद तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा था। कहां पर बजा था दोस्तों? तो वो बजा था एरीनपुरा में। कहां पर है? एरीनपुरा में मचा था, बिगुल बजा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 1857 की क्रांति में कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था? एक तो खेरवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया। और एक ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। ब्यावर ने भी भाग नहीं लिया था। न तो खेरवाड़ा ने लिया, न ब्यावर ने लिया था। कोटा में तो प्यारे साथियों सबसे सुव्यवस्थित तरीके से क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। और यहां का नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। और यहां पर महिलाओं ने भी क्रांति में क्या लिया था? भाग लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 55 कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया था? भरतपुर राज्य का जो प्रशासन है वो किसको नियुक्त किया था? ये प्रशासन किसको नियुक्त किया था, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले किसने? भारत सरकार ने। किसने दोस्तों? भारत सरकार ने। कब की बात है? 14 फरवरी 1948। अब एग्जाम में आ सकता है कि भरतपुर प्रशासन का अधिकार कब ले लिया? तो 14 फरवरी 1948। किसने? भारत सरकार ने। किससे? बंबई से। तो ये यहां पर प्रशासन किसको नियुक्त करते हैं? तो यहां पर एस.एन. सप्रू को करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी? असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। उस समय जोधपुर में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी? क्या मुक्ता प्रसाद आएगा, जमुना लाल बजाज आएगा, भंवर लाल सराफ जी आ जाएंगे, या काजी महमूद अयूब आ जाएंगे? तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर? यहां पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर भंवर लाल सराफ है। ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? चुलबुल पांडे। कौन है? ऑप्शन नंबर सी। सबसे प्यारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, चुलबुल पांडे। जी हां दोस्तों, तुक्के लगाने हो ना तो ऑप्शन नंबर सी में लगा देना, यहां पर आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हमारा कि 1299 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव चौहान कर रहे थे। उनके दो सेना नायक कौन थे, ये हमें बताना है। उनके दो सेना नायक कौन थे, ये हमें बताना है। क्या भीम सिंह और धर्म सिंह थे, गोरा बादल थे, या आला उदल थे, या नुसरत खां या उलुंग खां थे? तो कौन थे दोस्तों? यहां पर नुसरत खां, उलुंग खां तो किसके हो जाएंगे? यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी के हो जाएंगे। गोरा बादल तो किसके हो जाएंगे? रतन सिंह के हो जाएंगे। किनके हो जाएंगे?
रतन सिंह के हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भीम सिंह और धर्म सिंह। ये किन के हो जाएंगे? हमीर देव चौहान के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? हमीर देव चौहान के हो जाएंगे। और 1301 में ये क्या करते हैं प्यारे साथियों? केसरिया धारण करते हैं। कौन करते हैं? हमीर देव चौहान करते हैं। और यहां पर जोहर कौन करती है? जोहर करती है रंगा देवी। कौन करती है? रंगा देवी जोहर करती है। और ये मिलकर क्या हो जाता है? साका, यानी राजस्थान का प्रथम साका कौन सा हो जाएगा? 1301 वाला राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर का साका। किन्होंने केसरिया धारण किया? हमीर देव चौहान ने केसरिया धारण किया था। हमीर देव चौहान को क्या कहा जाता था? हमीर हट के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि हट्टी स्वभाव के थे। तीरिया चढ़े न दूजी बार, वो आता है ना प्यारे साथियों, इस प्रकार सुना भी होगा। और रंगा देवी ने यहां पर जोहर किया था। और जल जोहर दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, जल जोहर किसने किया था यहां पर? ये बताइए आप, जल जोहर किसने किया था? उसके बाद गोरा और बादल दे रखे, यहां पर रतन सिंह दे रखे हैं। इन पर प्यारे साथियों इन्होंने केसरिया कब धारण किया था? 1303 में किया था। 1303 में इन्होंने क्या किया था? केसरिया धारण किया था। और पद्मिनी ने क्या किया था? यहां पर पद्मिनी ने क्या किया था? जोहर किया था। पद्मिनी ने क्या किया था? जोहर किया था दोस्तों 1303 में। चित्तौड़ का पहला शाखा, चित्तौड़ का पहला शाखा कौन सा हो जाएगा? रतन सिंह और पद्मिनी वाला हो जाएगा, 1303 वाला। और ये आला और उद्दल, प्यारे विद्यार्थियों कुछ तो क्वेश्चन आप ही बता दो ना। आला और उद्दल किसके सेनापति थे? देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। देखते हैं किनकी कितनी मजबूत तैयारी है, क्या वास्तव में पटवारी बनने के काबिल हो या नहीं। दोस्तों बताइए, आला और उद्दल किसके सेनापति थे? कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? यह हमें बताना है दोस्तों। प्रथम राजधानी कहां सी? ऑप्शन नंबर ए देखिए दौसा, ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दे रखा है? जमुआ रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आमेर, और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? जयपुर। क्या दे रखा है? जयपुर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दौसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा दौसा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दौसा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसको हराकर दोस्तों दौसा पर अधिकार किया था? किन्होंने? कछवार राजवंश ने। तो इन्होंने बड़े गुजरों को हराकर दोस्तों, किनको हराकर? बड़े गुजरों को हराकर क्या किया था? बड़े गुजरों को हराकर, बड़े गुजरों को हराकर क्या किया था? दौसा पर अधिकार किया था। दौसा पर अधिकार किया था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी आराध्य देवी कौन है? कछवार राजवंश की अगर आपसे पूछ ले आराध्य देवी, क्या पूछ ले? आराध्य देवी अगर आपसे पूछे आराध्य देवी, तो कौन सी हो जाएगी? शीला माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी? शीला माता हो जाएगी आराध्य देवी। शीला माता, शीला माता हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी कुल देवी कौन है, किनकी? कछवार राजवंश की कुल देवी कौन है, तो वो हो जाएगी जमुआए माता। कौन हो जाएगी? जमुआए माता हो जाएगी। जमुआए माता क्या हो जाएगी? इनकी कुल देवी हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी? जमुआए माता इनकी कुल देवी हो जाएगी दोस्तों। अब बात आती है कि आमेर को राजधानी किसने बनाया था? आमेर को राजधानी किसने बनाया था? ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, आमेर को राजधानी कौन बनाता है? आमेर को राजधानी कौन बनाता है? यहां पर जयपुर को राजधानी कौन बनाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जयपुर को तो राजधानी कौन बनाते हैं? जयसिंह बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जयसिंह के द्वारा जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 1727 में। 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1727 की जयपुर नगर की स्थापना होती है। और जयपुर को क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। कौन? जयसिंह बनाते हैं दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर क्या है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहां किया था? कहां पर किया था दोस्तों? तो यह किया था सिंगापुर में। कब किया? 1543 में। क्या किया था दोस्तों? स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किन्होंने किया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया? सिंगापुर में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60।
क्या है क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस हमें बताना है। प्रिंटर देखिए हमें ये दे रखा है, प्रिंटर तो प्यारे साथियों इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड देखिए ये तो हमारी प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, ये तो हमारी प्राथमिक इनपुट डिवाइस है जो किस पर आधारित है, CUI पर आधारित है, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होती है। इसमें फंक्शन कुंजी टोटल 12 होती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। टच पैड प्यारे साथियों मोबाइल की स्क्रीन ही देख लीजिए, ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर है, स्कैनर। 60 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर कैसा दोस्तों, यहां पर देखिए यहां पर गलत निशान लगा दिया ना। प्रिंटर तो यार प्यारे साथियों हम कराकर लाते हैं, फोटोकॉपी कराकर लाते हैं, तो प्रिंटर के द्वारा ही कराकर लाते हैं ना, तो स्कैन करते हैं, ये तो इनपुट डिवाइस हो जाएगी स्कैनर वाली। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहां पर जल्दबाजी में हमने गलत कर देते हैं, उस ऑप्शन इसका डी कर देते और वो हो जाता हमारा गलत, और एग्जाम में चले जाते हमारे 1.33 नंबर। जी हाँ दोस्तों, इतने नंबर चले जाते, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। 1/3 क्या है हमारी, नेगेटिव मार्किंग भी है। और फिर हम क्या कहते कि मैं तो 0.33 नंबर रह गयो, मैं तो 0.1 नंबर रह गयो, मैं तो 0.10 नंबर रह गयो। यानी फिर प्यारे साथियों ये हम क्या करते, बहाना बनाते। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक जितने भी किए, और यही गलत होता। और एग्जाम में तो यही होता है ना, हम क्या कहते हैं एग्जाम हॉल से बाहर आकर कि आण तो क्वेश्चन गलत हो गया, आणता आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, वे यही क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम कर देते यहां पर स्कैनर, फ्लो में ऑप्शन नंबर डी कर देते और हमारा गलत हो जाता। हम हमेशा पढ़ते हैं कि प्रिंटर आउटपुट है, फिर भी इसको गलत कर देते दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये तो अभी आया क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये तो, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है, पाइथन, प्रोलोग, जावा, C++ है। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर हमारी, हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग, पाइथन है जी, पाइथन है जी, प्रोलोग है जी, जावा भी है, C++ भी है, यानी यहां पर सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा चुलबुल पांडे है। कौन है, चुलबुल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, कर चुके हैं कल वाले मैराथन क्लास में, जो 1 घंटा 42 मिनट की क्लास है, उसमें कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। और ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्या किया था उसमें, देखिए डेटाबेस किया था। क्वेश्चन पढ़ने से पहले भी हम कर सकते हैं, देखिए किया था ना। देखिए एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच या विभिन्न कंप्यूटर के बीच डेटा क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो वो कौन हो जाएगी, डेटा बेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेटा बस हो जाएगी, डेटा बस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये तो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जहां से आपको कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें देखिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले में दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में ही दे रखा है। तो देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया इंटरफेस होती है। बिल्कुल सही है जी, क्या है, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के संचालन एवं बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है जी। MS-DOS पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट प्रथम का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ये बात भी सही दे रखी है, जी गुरुदेव, ये बात भी सही दे रखी है। यानी यहां पर चारों के नहीं, तीनों कथन क्या है, सही दे रखे हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है? क्या बनाता है? एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। वो भी क्या करता है? दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर बनाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चुलबुल पांडे। लिंकर क्या हो जाएगा? लिंकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। लिंकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से डिस्क व मीडिया फाइल फॉर्मेट है। डिस्क और मीडिया फाइल बताने में, तो डिस्क और मीडिया हमें ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लीजिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखे हैं कंप्यूटर में। तो देखिए, 1 गीगाबाइट बराबर कितने मेगाबाइट होते हैं और उसके बराबर कितने किलोबाइट होते हैं? और आप सभी को पता है, देखिए आपको पता है क्या है? 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। मिलता है ना आपको 1 GB डेटा? मिलता है ना दोस्तों? 1 GB डाटा मिलता है। उसमें कितने MB डाटा होता है? आप रिचार्ज करवाते हो तो उसमें होता है 1024 MB। कितना होता है? 1024 MB होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, 1 MB बराबर कितना होता है? 1 MB बराबर आप सभी को पता है कि 1024 KB होता है। 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट होता है। तो यहां पर 1024 MB बराबर क्या हो जाएगा? 1024 इंटू में 1024 KB बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान हमने रख दिया यहां पर, 1 MB का मान रख दिया है, तो 1 GB हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में यही तो हमें पूछा है कि 1 गीगाबाइट यानी यहां पर GB बराबर MB यानी मेगाबाइट कितना होता है? तो 1024, यानी पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। उसके बाद देखिए किलोबाइट हमें पूछा, तो किलोबाइट ये रहा दोस्तों। 1 GB बराबर कितने किलोबाइट होता है? तो 1024 इंटू में 1024 हो जाएगा। 1024 इंटू में 1024 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी भंडारण तकनीक रैंडम एक्सेस का समर्थन नहीं करती? रैंडम एक्सेस का समर्थन नहीं करती, वो हमें बताना है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फ्लैश डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक टेप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि इसमें रैंडमली हम डाटा यूज में नहीं ले सकते, इसमें क्रम के अनुसार चलेगा। अगर पहले वो मान लीजिए, पहले आपकी क्या है, किसी जंगल में खड़े के साथ फोटो है, तो पहले वो फोटो आएगी। उसके बाद अगर प्यारे साथियों आप घर आ गए तो फिर वो फोटो आएगी। ऐसे नहीं कि पहले आप घर वाली फोटो देख लो, नहीं, क्रम से चलेगा। इसमें रैंडमली हम नहीं निकाल सकते, यानी रैंडम एक्सेस का समर्थन कौन नहीं करती? टेप, मैग्नेटिक टेप रैंडम एक्सेस का समर्थन नहीं करती। मान लीजिए कोई कैसेट है, उसमें पहले गाना ये चलेगा, कौन सा? मान लीजिए वर्तमान में कोई ट्रेंडिंग गाना है, जो वो है ना, किसने गाए? एक जो प्यारे साथियों कोई गाना मान लीजिए, यही जरूरी है क्या दोस्तों? मोटिवेशन मान लीजिए। अगर पहले मोटिवेशन आपने लिख रखा है कि वक्त से बदल कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, यहाँ कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। फिर आपने मोटिवेशन लिख रखा है, उसमें क्या लिख रखा है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। फिर 3 नंबर मोटिवेशन आपने लिख रखा है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो आप यहां पर पहला ही मोटिवेशन सुन पाओगे, उसके बाद दूसरा मोटिवेशन सुन पाओगे, उसके बाद तीसरा मोटिवेशन सुन पाओगे। ऐसे नहीं कि पहले आप ये मोटिवेशन सुन लो कि न पूछ कि मेरी मंजिल का है, नहीं, क्रम से सुन पाओगे आप। ऐसे नहीं कि आपने पहले वो कर दिया वो कर लिया, यानी रैंडमली आप चेंज नहीं कर सकते, क्रम से चलेगा मैग्नेटिक टेप में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 68
कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। पेज ब्रेक करना है, क्या करना है, पेज ब्रेक हमें करना है कंट्रोल प्लस पी, नहीं दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर लेस देन नहीं, तो कंट्रोल प्लस इंटर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान, यानी एग्जामिनर ने यहां जोड़ियां बिना बनाए दे दी और हमें कह दिया कि जोड़ियां चुन लो, जोड़ियां बना डालो। सही जोड़ियां बना दो दोस्तों। एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में टी क्या करता है, करंट टाइम बताता है, बिल्कुल सही है। एक नंबर जोड़ी तो बनाई दे रखी है एग्जामिनर साहब ने। फिर देखिए शिफ्ट प्लस अप 3, शिफ्ट प्लस अप 3 क्या है, फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए, फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस यहाँ पर सेमी ये कॉलन हमें दे रखा है, तो ये चुने हुए सेल में डेटा एडिट करने के लिए, और अप 11 सेलेक्ट डेटा को चार्ट बनाने के लिए। यानी इसमें क्या आ जाएगा, पहले में 1 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आ जाएगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा, और फिर 4 नंबर आ जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी चुलबुल पांडे। फिर देखिए एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में विशेष पैटर्न के साथ स्वचालित रूप से डेटा को फिल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, फिल हैंडल का, फ्रीज पैन का, या सिंक्रोन्स स्क्रोलिंग का। तो किसका किया जाएगा, इसमें प्रयोग किया जाता है हमारा फील हैंडल का। किसका प्रयोग किया जाता है, फील हैंडल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए एमएस एक्सेल के पुराने वर्जन, एमएस एक्सेल के पुराने वर्जन में वर्कशीट कॉलम होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों पुराने वर्जन की वर्कशीट में कॉलम है, तो वे होते हैं हमारे कितने, वे होते हैं हमारे 256। कितने होते हैं, 256 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है। स्लाइड को क्या करना है, हमें करना है पुनर्व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित हमें करना है। क्या नोट्स पेज आएगा, नॉर्मल आएगा, स्लाइड शोल्डर आएगा, या स्लाइड शो आएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 स्लाइड शोल्डर यानी चुलबुल पांडे सही हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमें विचार करना है। लीजिए दोस्तों यहां पर विचार कर लीजिए कि एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट का न्यूनतम 10% और अधिकतम जूमिंग साइज 500% हो सकता है, बिल्कुल सही है। और यहां पर बाय डिफॉल्ट रूप से कितना होता है, 100% होता है। अब 7 कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए उपयोग में किया जाता है, बिल्कुल सही है जी, ये बात भी हमें सही दे रखी है। फिर देखिए एमएस वर्ड में रेगुलर, इटालिक, बोल्ड और अंडरलाइन फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड भी दे दिया, अंडरलाइन भी दे दिया दोस्तों। ये देखिए बड़ा लाजवाब है, बड़ा लाजवाब है। देखिए रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, और बोल्ड इटालिक हमें देता ना, यहां पर बोल्ड इटालिक और देता, बोल्ड इटालिक और दे देता ना, तब हमारे ये क्या हो जाते हैं, फॉन्ट के स्टाइल। कितने होते हैं फॉन्ट के स्टाइल, 4 होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड और बोल्ड इटालिक होता है। और रेगुलर बाय डिफॉल्ट से क्या होता है, रेगुलर होता है। और यहां पर जबकि सुपर क्या दे रखा है, यहां पर हमें आगे दे रखा है कि ये क्या दे रखा है, सुपर स्क्रिप्ट, यानी सुपर यानी ऊपर, यानी जो हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर, या लिखते हैं 25 की स्क्वायर यानी ऊपर। सब स्क्रिप्ट यानी सब यानी पैरों में, सब यानी पैरों में, यानी एक यहां पर लिख देते हैं H2O, H2O लिखते हैं ना, H2O लिख दिया। या फिर लिख दिया हमने कोई और, मान लीजिए C2H5 हमने लिख दिया, C2H5 लिख दिया, यानी ये जो पैरों में यानी सब यानी पैरों में, ये क्या है, स्क्रिप्टेड स्टाइल होती है। क्या ये बात सही है दोस्तों, क्या ये बात सही लग रही है आपको, नहीं ये हमें सही नहीं लग रही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हमें सही दे रखे हैं, 1 और 2 हमें क्या दे रखे हैं,
सही दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बोल्ड अंडरलाइन फॉन्ट स्टाइल है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग स्टाइल है। ये तो बात ठीक है, स्क्रिप्टिंग स्टाइल है, लेकिन यहाँ पर बोल्ड इटालिक, बोल्ड अंडरलाइन है ना, ये गलत दे रखा है। बोल्ड अंडरलाइन वाला गलत हमें दे रखा है। नेक्स्ट पर चलिए, ये देखिए MS एक्सेल में, एक सेकंड, ये एक्सेल का तो नहीं है ना, MS वर्ड का ही है, ठीक है। फिर देखिए MS एक्सेल में एलसीएम 5 7 35 का आउटपुट होगा। एलसीएम निकालना है 5 7 35 का, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी मैथ लगती है, इसमें भी मैथ लगेगी दोस्तों, तो 35 हो जाएगा। 5 7 35 का एलसीएम कितना होता है? 35 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 भारत के संविधान में प्रदत्त राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दे रखे हैं हमें, 2 नहीं 3, 2 ही दे रखे हैं दोस्तों, और इन दोनों कथनों में हमें क्या बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए नंबर 1, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई क्या है संशोधित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल सही है, ये बात तो क्या है, सत्य दे रखी है। उसके बाद देखिए क्या है, किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य ग्रहण करने से पहले उसकी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी भी कार्य के लिए उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी सिविल कार्रवाई तब तक क्या संस्थित, ये दोस्तों नाम ही बड़ा प्यारा है, संस्थित नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी जब तक कि उसे इसकी सूचना 3 माह पूर्व न दे दी जाए। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी एक ही सत्य, हमें एक ही सत्य है, वो भी पहला, केवल एक सत्य दे रखा है। क्या दे रखा है? केवल एक सत्य हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, राजस्थान में 16वीं विधानसभा के आम चुनाव में 20 महिला प्रत्याशी विजय रही। इनमें से कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति से संबंधित है? कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति से संबंधित है, ये हमें बताना है दोस्तों। बड़ा अच्छा लेवल है ये। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चुलबुल पांडे राइट आंसर। यानी नया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 77 कि राजस्थान तहसील सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है दोस्तों। राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है क्या, या जयपुर में है, टोंक में है, जोधपुर में है? तो कहाँ पर हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कहाँ पर? टोंक में। कहाँ पर हो जाएगा? टोंक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चुलबुल पांडे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार किसी सदस्य का स्थान निम्न में से किसके प्रस्ताव पर रिक्त घोषित किया जाता है? तो किसके प्रस्ताव पर रिक्त घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों? तो वो कर दिया जाएगा हमारे यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, या सदन में विपक्ष का नेता, या सदन का नेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदन का नेता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नीचे ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये रहा 79 नंबर क्वेश्चन है कि आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान और प्रथम सचिव रहे हैं। प्रथम सचिव और वर्तमान सचिव हमें बताना है, सचिव के बारे में बताना है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर हमारे वर्तमान सचिव? तो कौन हो जाएंगे? रामनिवास मेहता। कौन हो जाएंगे? रामनिवास मेहता हो जाएंगे। और यहाँ पर प्रथम कौन थे? प्रथम थे श्याम सुंदर शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 कि राज्य
नहीं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। राज्य सूचना आयोग उच्च प्राधिकारी युक्त स्वतंत्र स्वायत्त शासी एवं सांविधिक निकाय है क्या? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। कितने देर के हैं दोस्तों, देख लीजिए, हमें 4 देर के हैं। ऑप्शन ही है, मैंने सोचा कूट वाला मिलेगा। असत्य की पहचान करनी है, तो ये 1 नंबर तो सत्य है। राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल का निदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, राज्यपाल को संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्त पद को छोड़ सकता है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरोनी, ठीक हो जाएगा। यानी 2 नंबर हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा, जो हमें गलत दे रखा था। फिर देखिए, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 215 में क्या है? उच्चतम नहीं दोस्तों, उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में तो क्या होता है दोस्तों? अभिलेख न्यायालय कौन सा आर्टिकल में है? 129 में हमें दे रखा है, और यहाँ 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नीति के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो बता दीजिए, लोक नीति सकारात्मक नकारात्मक होती है, बिल्कुल सही है, दोनों होती है। यह एक स्थायी दस्तावेज होता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लोक नीति लक्ष्योन्मुखी होती है, बिल्कुल सही है। लोक नीति में वैधानिक संगति निहित होती है, बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 83, संविधान सभा में 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किस तिथि को किए थे? तो ये किए थे दोस्तों कब? ये हमारे यहाँ पर किए थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे दोस्तों? तो वो हुए थे कौन? हमारे दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में, तो वे हमारे हो जाएंगे यहाँ पर जगजीवन राम। कौन हो जाएंगे? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, क्या करना है हमें यहाँ पर 51 क के जो क में जो सही क्रम है वो हमें बताना है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, और यहाँ पर जो अंतिम जो हमारा मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो हमें जो पहला 51 का क है ना, जो पहला है उसमें बताना है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, फिर राष्ट्रीय गान, फिर आदर्श, फिर संस्थाएं, यानी ये हमें क्रम बताना है, कौन सा क्रम होगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें? सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? तो सबसे पहले हमें दे रखा है दोस्तों इसके बारे में, यहाँ पर हमें सबसे पहले आदर्शों के बारे में दे रखा है, फिर संस्थाएं, फिर राष्ट्र, यहाँ पर ध्वज, और फिर राष्ट्रीय ज्ञान। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध आर्टिकल 20 से नहीं है? 20 से नहीं है तो भूतलक्षी दांडिक विधियों के संरक्षण से है जी। दोहरे दंड का निषेध, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 86 में क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोहरे दंड का निषेध भी सही दे रखा है, ये नहीं पूछ रखा है। सव्य के विरुद्ध गवाही देने के संरक्षण ये भी है, लेकिन गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। क्या नहीं देता है दोस्तों? प्रधानमंत्री नियुक्ति का अधिकार देता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं देता दोस्तों, ये राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? राज्य विधानसभा का सदस्य था, यह हमें बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी तो यहां पर क्या थे? सीएम थे गुजरात के।
गुजरात के सीएम थे इंद्र कुमार गुजराल। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एचडी देवगौड़ा हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुलबुल पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लीजिए दोस्तों, कथनों पर विचार कर लीजिए। तो देखिए, संघ में मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान के केवल एक बार हुआ है, बिल्कुल सही है। संविधान में इस शब्दावली को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। यानी दोनों के दोनों कथन सही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टी जेलर में ही आया था ना ये क्वेश्चन कि सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है। समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा तीज से संबंधित। किससे, तीज से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ये भी डिप्टी जेलर में आया था। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है। सुशीर वाद्य नहीं है, मोरचंग, नड़, मसक, रवाज। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा सही आंसर है, रवाज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, रवाज हो जाएगा, जो एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, जो एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, राजविलास के रचनाकार कौन है। ये भी डिप्टी जेलर में आया था। राजविलास के रचनाकार कौन है, तो कविमान। कौन है दोस्तों, कविमान। राजविलास के रचनाकार कौन है, कविमान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है। किस ओढ़नी, किस नाम से जाना जाता है उस ओढ़नी को जो कमल पुष्प के छापे से बनी होती है। तो वो कौन सी होती है दोस्तों, वो हमारी हो जाएगी कौन सी, यहां पर पोमचा। क्या हो जाएगा, पोमचा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। गुलाबी पोमचा तो लड़की के जन्म पर है और पीला पोमचा लड़के के जन्म पर मां पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, नंबर 1, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया, बिल्कुल सही है जी। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति इसमें प्रतिष्ठित है, बिल्कुल सही है जी। 5 फीट ऊंची है और जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है, बिल्कुल सही है जी। इसमें मंगला माला की प्रतिमा अनुपम है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्या देर का चीरण भर्ती 6 फुल्यों तथा मोरड़ी किस प्रकार के से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, चीरण भर्ती 6 फुल्लियां और मोरड़ी किस कला से संबंधित है। तो ये कौन सी कला से संबंधित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मांडना। कैसे, मांडना से संबंधित हो जाएंगे। 6 फुल्लियां, भर्ती, चीरण, मोरड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अंचलों में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हमें यहाँ पर बताना है कि गोमा, मीणा, कालू कीर, कान गुंजरी, मियावड़ व नाहर क्या है। गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण है, जो नृत्य में निपुण है, गलत है। छोटी नाटिकाएं हैं, बिल्कुल सही है जी। जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। गोमा, मीणा, कालू कीर, कान गुंजरी, मियावड़ व नाहर क्या होते हैं, छोटी नाटिकाएं होती है जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 कि राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। त्रिमुख बावड़ी का निर्माण कहां पर है, तेबारी गांव में। तेबारी गांव में किसने करवाया था, यह हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राम रस दे। राम रस दे रानी, राम रस दे, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी मेला, बैलगाड़ी मेला कौन सा, शीतला माता का मेला। कहां पर लगता है, चाकसू जयपुर में लगता है। मंदिर का
निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चैत्र कब लगता है? चैत्र अष्टमी में इनका मेला लगता है। केला देवी का मेला कैसे? केला देवी कैसे? करौली में कैसे? काली सिंध नदी के किनारे लगता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैलगाड़ी मेला शीतला माता, क्या आ जाएगा? शीतला माता हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लोक देवता ग्राम रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? तो वे कौन से आ जाएंगे? हमारे क्षेत्रपाल जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? क्षेत्रपाल जी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमें आभूषण और एक तरफ अंग देर के हमें बताना है। सुमलित कौन सा नहीं है ये बता देना है दोस्तों। तो बता दीजिए, नथ नाक का, ओखरी कान का, मेमंद गले का, मेमंद गले का और चूप दांत, ये सही है। तो मेमंद गले का हमें गलत देर का है दोस्तों। ये मस्तक सर का आभूषण होता है मेमंद, तो ये हमें गला गलत देर का है। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 45 से नहीं 46 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं पार्ट फर्स्ट में। 15 नंबर मॉडल पेपर है। वैसे हम बात करें 15 नंबर मॉडल पेपर नहीं, ये हमारा फाइनल टेस्ट 3 नंबर है। फाइनल टेस्ट है 3 नंबर है कलाम कोचिंग क्लासेस का। अगर कलाम कोचिंग क्लासेस के सभी टेस्ट मिला करें और सीसीआई कोचिंग को मिलाकर बात करें तो आज हमारा 15 मॉडल पेपर ये है दोस्तों। और पार्ट सेकंड में आगे आने वाले क्वेश्चन हमें कर लेंगे। देखिए पार्ट सेकंड में आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर साइंस के बाद आपको राजस्थान के जियोग्राफी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन है, और यहाँ पर करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश करंट क्या आ गए? ये हमारे करंट क्या आ गए? 127 ये करंट का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे। इस प्रकार 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो जाएंगे दोस्तों। तो प्यारे साथियों, कलाम कोचिंग क्लासेज हो चाहे सीसीआई कोचिंग हो, इनके आपको मॉडल पेपर करना है, ऑफलाइन जो पेपर होते हैं वो करना चाहते हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्लास को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।